दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नई सीरीज के एक नए पार्ट को। आई होप हमारी वीडियोस अभी तक बहुत ज़्यादा आप सभी को पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही है तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट कर अपनी राय तो बताना जरूर मत भूलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज का ये पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। उसी उम्मीद से मैं इस पार्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और चलिए हम इस पार्ट के पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमें हॉस्पिटल्स की मशीन से दिखाई जाती है। यहाँ पर एक बंदे को लेटे हुए दिखाया जाता है जो कि चारों तरफ मशीनों से घिरा हुआ होता है, जो कि मन में सोचते हुए कहने लगा होता है, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? क्या यही मेरी ज़िंदगी थी? और इसकी तबीयत खराब होती है और हमें इसके बताया जाता है इसके बारे में। इसका नाम फैंग शेन है और ये एक अमेस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट है और ये एक अच्छा लड़का था, लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और इसकी बॉडी बहुत 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 बीमार थी कि वह जिंदा नहीं रह पा रहा होता। और मरते मरते वह अपनी आखिरी इच्छा की बताने लगता है और कहने लगता है, क्या मैं सच में वर्जिन ही मरने वाला हूँ? और तो और ज़रा देखो तो ज़रा, मैं मरते मरते भी मेरे पास कोई भी क्यूट नर्स नहीं है जो कि मेरा सेवा करने में लगी हुई है। मैं मरते मरते एक क्यूट सी लड़की को देखना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत में ये भी नसीब नहीं है। और इसी तरीके से इसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं और बताता है कि लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा हार्ड थी मेरी, और मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ अकेला ही रहा हूँ। और इसी तरीके से मेरी यह लाइफ ख़त्म होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये मारा जा चुका है। तभी अचानक से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई जाती है और उसकी आंखें धीरे धीरे करके खुलती हैं। और जब धीरे धीरे करके उसकी आंखें खुल रही होती है तो वह सामने देखता है तो उसकी आंखों के सामने कुछ लोग उसका पीछा करने में लगे हुए होते हैं, जिसको देखकर वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। और तभी एक मुंह बांधकर एक लड़का, एक व्यक्ति जो भी है, वह उस पर अपनी तलवार से अटैक करने लगता है, जिसको देखकर उसको विश्वास नहीं होता कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और जोरों से एकदम से जब पूरी तरीके से आंखें खोलता है तो वो देखकर सरप्राइज होता है और कहने लगता है, क्या आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है मेरे साथ? और वो वहाँ पर जोरों से चिल्लाने लगता है, जरूर जरूर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, आखिरकार ये चल क्या रहा है और मैं कहाँ पर हूँ? मैं तो मरने वाला था ना, और इस वक्त तो मैं हॉस्पिटल में था, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है? तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का एक बास्केट को लेकर जा रहा होता है और उस बास्केट में एक छोटा बच्चा होता है। ये बच्चा कोई और नहीं है भाई, लड़का है जो कि अभी मारा गया था कुछ देर पहले। और फेंगशन वहाँ पर मारा जा चुका है और हमें पता चलता है कि जो फेंगशन है अब वह एक दूसरी दुनिया में आ चुका है, एक बच्चे की बॉडी में। और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है वह उस बच्चे को बचाने के लिए उन हथियारों से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जो असासिन होते हैं जो उसे मारने के लिए आए होते हैं उसका पीछा कर रहे हैं और उसकी रफ्तार काफ़ी तेज होती है, लेकिन वह उसका पीछा नहीं कर पाते, उसे पकड़ नहीं पाते। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो आंखों पर पट्टी बांधने वाला बंदा होता है वो उस टोकरी को आसमान की तरफ फेंकता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उनसे फाइट करने लगता है। और जब वह फाइट करता है तो हमें बताया जाता है कि इसका नाम वू जू है। और जब वह अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने में लगा हुआ होता है तब उसकी स्वॉर्ड में से एनर्जी निकल रही होती है, जिससे पता चलता है कि ये एक मार्शल आर्टिस्ट है और इस दुनिया में इसका नाम फैंग शियान है। फैंग शियान की जगह फैंग शियान मतलब एक ही चीज़ है बात तो। और हमें बताया जाता है कि जो आंखों पर पट्टी बांधने वाला लड़का है वो इसकी मदर का सर्वेंट है, जो अब हमें पता चलता है कि जो फेंग शियान की मॉम है वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है। और ये आंखों मतलब जो वूजू है वो इसे बचाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। तो कहानी आती है प्रेजेंट में। हमें बताया जाता है जब फेंग शियान हवा में उड़ता है तो वो कतई शॉक हो जाता है और पसीने पसीने हो जाता है। और वो नीचे जब देखता है तो वो देखता है कि जो वूजू है वो लोगों को गाजर मूली की तरह काटने में लगा हुआ होता है। और वो काफ़ी तक घबराने लगता है और काफ़ी तक शॉक होता है और मन में सोचते अपने आप से चिल्लाते हुए क्या लगता है, आखिरकार मैं अभी अभी यहाँ पर जगा हुआ हूँ, वो भी एक छोटे बच्चे की बॉडी में, और मैंने अपने आप को एक बेम्बू बास्केट में पाया है। आखिरकार ये मेरे साथ चल क्या रहा है? और तभी मैं बास्केट नीचे से आ जाती है वापस से और वो वूजू उसे पकड़ लेता है। जब फैंग शियान नीचे आता है तो वो मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे पिछले जन्म के बारे में मुझे सब कुछ याद है, मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में। और अब जब मैं दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ तो मुझे किलर्स के द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है ताकि वे मुझे मार सकें। और वो बिल्कुल शांत होता है, किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं देने लगता और वो उस वूजू को देखने में लगा हुआ होता है घूर घूर कर। और उसको देखकर मन में सोचते कहने लगता है, अच्छा तो मुझे अब सिचुएशन के बारे में समझ में आया। जो आंखों पर पट्टी बांधने वाला बंदा है वो मुझे प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। ये बंदा तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उस अकेले बंदे ने ही सभी की सभी किलर्स को मार दिया है। इतना पावरफुल होता है वूजू। और जब फिर वूजू एक जगह पर रुक जाता है और बाकी साथी किलर्स के मारे जाते हैं तभी और जो बच्चे कुछ साथी होते हैं किलर्स के वह वूजू तक पहुंच जाते हैं और वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और वूजू सेंटर में खड़ा हुआ है। तभी एक बीच में उनका जो लीडर होता है वो अपनी छड़ी को आगे की तरफ घुमाता है, जिसकी छड़ी में एक इंसानी खोपड़ी लगी हुई होती है और वो सभी के सभी किलर्स को आदेश देता है कि जाओ और इसे मार दो। लेकिन वो सभी के सभी जैसे ही वूजी पर कूद पड़ते हैं तो वूजी की स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा शार्प होती है ना कि कोई भी उसकी स्वॉर्ड के सामने नहीं टिक पाता। और जिस तरीके से वूजी से फाइट करने में लगा हुआ था तो पता ही नहीं चलता कि पलक झपकते ही उन्होंने सारे के सारे किलर्स को मार दिया होता है। और ये देखकर जो फैंग शियान होता है वो कतई शॉक हो जाता है और चिल्लाने लगता है जोरों जोरों से, क्योंकि उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो रही होती है, क्योंकि वो बास्केट को ऐसे घुमा रहा होता है जैसे कि किसी बॉल को इधर उधर फेंकते हैं वैसे।
और उस वूजू ने सिर्फ एक ही झटके में सारे के सारे किलर्स को मार दिया। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कुछ एरोस उड़कर आते हैं और बाकी बच्चे किलर्स की गले में लग जाते हैं और सारे के सारे बच्चे कुछ किलर्स यहाँ पर मर जाते हैं। और वूजू जब ये सब देखता है तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाता है। और पीछे जब हमें दिखाया जाता है तो हमें पता चलता है कि ये ब्लैक नाइट्स की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। यह एक आर्मी का नाम है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है अपनी व्हील चेयर पर। इसका हमें पता चलता है इसका नाम चैंग पिंगपिंग है। और वो आते हुए कहने लगता है कि एक मेज कभी भी वेस्टर्न सिटी का जो मेज है वो कभी भी यह बात नहीं समझ सकता कि एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैन के सामने उसके स्पेल्स किसी काम के नहीं रहते। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के सामने उसका पेन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर में ही पावर है और किसी काम के नहीं। और वो व्हील चेयर वाला बंदा उस वूजू के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार हमारी लेडी कहाँ गई। तभी वूजू उसे बताने लगता है कि मैंने उन्हें मिस कर दिया और मैं चाहता हूँ कि तो अब मुझे सही सही बताओ कि एक्सप्लेनेशन दो इस मैटर के बारे में कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी जो पिंगपिंग होता है वो शांति से उसकी बातें सुनने में लगा है बस। और तभी पिंगपिंग वूजू से पूछ लगता है क्या ये जिस बच्चे को तुम अभी अपने हाथों में पकड़े हुए हो क्या वे हमारी यंग लेडी का लड़का है, क्या बच्चा है क्या। तभी जो वूजू होता है वो उससे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। पिंगपिंग उससे पूछने लगता है क्या वह जिंदा है अभी भी। तभी वूजू उसे बताता है हाँ ये अभी भी जिंदा है। तभी पिंगपिंग उसकी तरफ देखता है और उससे कहने लगता है चलो किस्मत की बात है कि ये कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे इस बच्चे को देखने तो जरा। और जब उस बच्चे को देखता है तो हमें पता चलता है कि उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई होती है कि वो चक्कर खा के वो वहीं पर बेहोश हो गया होता है। लेकिन इन्हें क्या समझ में आ रहा है कि इस बच्चे के साथ क्या क्या गुजरना पड़ा इसको। और उस बच्चे को देखकर पिंगपिंग कहने लगता है ये बिल्कुल अपनी मोम पर गया है, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो ना लग रहा। तभी वूजू उससे कहने लगता है इसे नींद आ गई इसलिए वह सो चुका है। तभी पिंगपिंग उससे कहने लगता है कि जैसा कि हमने उम्मीद की थी तियानवे जी के बच्चे से वो बिना चिल्लाए कितनी आसानी से यहाँ पर सोने में लगा हुआ है। यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी जो सिटी है इसका पीछा करने में लगी हुई है फिर भी। और वूजू भी इस बात से एग्री होता है। जब पिंगपिंग उसके और ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करता है तो वूजू उसे और ज़्यादा दूर ले जाता है और वहाँ से जाने लगता है उसके टांग कर अपनी पीठ पर। तभी पिंगपिंग उससे पूछने लगता है आखिरकार तुम इसे कहाँ पर लेके जा रहे हो। तभी वूजू इससे कहने लगता है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर वो सेफ रह सके। तभी पिंगपिंग उससे कहने लगता है एक बार हमारे मास्टर यहाँ पर वापस आ जाए तो जो कैपिटल है वही उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जगह रहेगी। तभी वूजू इससे कहने लगता है मुझे तुम्हारे मास्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी पिंगपिंग कहता है कि आखिरकार तुम जैसा एक अंधा व्यक्ति इसे क्या ही सिखा सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कुंफू में एक नंबर के इस वर्ल्ड के सबसे द बेस्ट में आते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ यही पता है कि लोगों को कैसे मारा जाता है। तभी वूजू उससे कहने लगता है तुम्हें भी तो सिर्फ यही पता है कि लोगों को कैसे मारा जाता है, लंगड़े कहीं के। जब ये बात पिंगपिंग को पता चलती है तो कतई दिल पर लग जाती है बहुत और गुस्सा होने लगता है और उन दोनों के बीच में कहीं सन्नाटा छा जाता है और वो अपने आप को शांत करता है पिंगपिंग और उससे कहने लगता है मैं एक सही जगह जानता हूँ यहाँ पर तुम इस बच्चे को लेकर जा सकते हो और तुम्हें एक नई आइडेंटिटी वहाँ पर मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तुम्हें वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा। तभी वूजू उससे पूछने लगता है ऐसी कौन सी जगह है। तभी पिंगपिंग उसे डांगजू के बारे में बताता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वूजू होता है वो डांगजू सिटी के किसी घर में एंटर मार रहा होता है और इसी तरीके से समय गुजर जाता है और कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एक लड़के कुछ बच्चों की टीम मतलब बच्चों की गैंग एक साथ जुटकर बैठी हुई होती है। तभी एक लड़की किसी से पूछ रही होती है ब्रदर जो लास्ट टाइम की आपने जो स्टोरी है वो फिनिश कर दी थी और बच्चे कतई दिल से इंतजार कर रहे होते हैं नई स्टोरी के बारे में। यहाँ पर एक बच्चा उन तीनों बच्चों को स्टोरी सुनाने में लगा होता है और बता रहा होता है स्टोरी में कि एक बंदा एक दीवार के पास गया और उसे वहाँ पर एक सीढ़ी मिली और वो धीरे स्टेप बाय स्टेप उस पर चढ़ता गया और उसके बाद उसे एक दरवाजा मिला और जैसे उसे दरवाजा खोला और उस दरवाजे के बाहर आया और इस बात को सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे कतई एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और पूछने लगता है क्या हुआ उसके बाद। और तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है बच्चे को और वो बताता है कि जैसे ही उसने अपना दरवाजा खेला तो उसके बाद उसे क्या मिला, उसकी आज़ादी। तभी उन सभी की ये बातें चल रही होती तभी मार्केट का सीन दिखाया जाता है। उसी मार्केट में बच्चा उन सभी को कहानी सुनाने में लगा हुआ होता है और वो ऐसी कई सारी बच्चों को कहानी सुनाता है और एंटरटेनमेंट करता है उनका और कहता है इस तरीके से ये कहानी का यहाँ पर अंत होता है। तभी उनमें से एक बच्चा बोल पड़ता है मुझे लगता है कि जो लास्ट स्टोरी जब तुमने मुझे सुनाई थी मिस्ट्री जर्नी वो स्टोरी इस स्टोरी के मुकाबले में ज़्यादा बेटर थी। तभी उसमें से एक छोटी सी बच्ची बोल पड़ती है मुझे चांद वाली स्टोरियाँ ज़्यादा पसंद है। तभी वहाँ पर हमें उस बच्चे के बारे में बताया जाता है ये बच्चा और कोई नहीं है बल्कि मैं फैंसिया होता है और अब फैंसियान बड़ा हो चुका है इस दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद और वो बताया तुम लोग बच्चे के बच्चों ही रहोगे, तुम्हें तो वाकई में स्टोरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी अचानक से वो अपनी स्टोरी सुनाने में लगा हुआ था एक बच्चा जोड़ते आता है और फैंसिया को चिल्लाते कहने लगता है कि तुम्हें अपने घर पर जल्दी से जाना चाहिए, जरा देखो तो जरा जो तुम्हारी फैमिली के जो बटलर है वो तुम्हारे लोगों को पीटने में लगा हुआ है। जब ये बात फैंसिया को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डांजियो फ्रैक्चर के सीन। यहाँ पर जो बटलर होता है वो किसी को पीट रहा होता है और वो उससे पीटते हुए चाबुक से पूछने लगता है तुम मुझे जल्दी से बताओ आखिरकार जो यंग मास्टर है वो यंग लेडी को कहाँ पर लेकर गए हुए हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो उससे अपनी जान की भीख मांग रही होती है और उससे कह रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बटलर, मुझे नहीं पता है कि यंग मास्टर कहाँ गए हैं। और वहाँ पर कई सारी लड़कियाँ भरी हुई होती है उसके अड्डे में। भाई साहब क्या ही बात है भाई, क्या ही बात है।
कतई ऐश की जिंदगी हो रखी है। और वो बटलर उन छोटी छोटी लड़कियों को पीट रहा होता है बुरी तरीके से। तभी वो लड़की होती है, उसमें एक पिंक कलर वाली एक लड़की होती है, उससे उसके बारे में बताती है और उससे कहने लगती है कि लियो सीसी को जरूर पता होगा इसके बारे में, क्योंकि जो यंग मास्टर है इसी के द्वारा सर्व किया जाता है। और तभी बटलर उस लड़की की तरफ देखता है गुस्से में, और वो लड़की ये देखकर कभी डर जाती है और उससे कहने लगती है यंग मास्टर ने मुझे वार्न किया है कि मैं किसी को भी उसके बारे में ना बताऊं। और उस लड़की का नाम लियो सीसी है, जैसा कि आपने पता ही लगा लिया है। और भाई कितनी औसम है ये बच्ची, क्यूट तो है, मानना तो पड़ेगा, लेकिन जो बटलर होता है उसकी क्यूटनेस पे नहीं जाता है और वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहने लगता है अगर तुमने मुझे मना कर दिया उसे बताने के लिए कि यंग मास्टर कहाँ पर गए हुए, तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारी जान निकल जाएगी। यहाँ पर दूसरी तरफ जो सीसी होती है वो इस बारे में यह सोच रही होती है कि यंग मास्टर ने मुझे इसे बताने से मना किया है, लेकिन बटलर मुझे चाहता है कि मैं इसके बारे में बताऊं। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, दिमाग के फ्यूज उड़ जाते हैं। और इस तरीके से वो उस बटलर से कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि बटलर मुझे मारे जब तक मैं मर ना जाऊं। तभी बटलर ये बात सुनने के बाद कहने लगता है तुम तो कभी एक नंबर की लॉयल बंदी हो यार, इस जैसी रॉयल्टी तो होनी चाहिए, बात तो माननी पड़ेगी, दम तो है लौंडिया में। तभी बटलर उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करता और भड़क पड़ता है और उसको मारते उससे कहने लगता है अब जबकि तुमने ये कह ही दिया है मुझसे, तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला तुम्हें मारने से। तभी अचानक से उस लड़की को वह अपने चाबुक से मारने वाला ही होता है, तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है तुम वहीं की वहीं रुक जाओ। और तभी हमें फैंसियान को दिखाया जाता है जो कि उस बटलर से पूछने लगता है कि ये सारी की सारी जो लड़कियां हैं जो मेड्स है वो मेरे यार्ड में यानी कि मेरे घर में रहती हैं, क्या तुमने इन सभी को मारा है यहाँ पर? और उसके साथ एक छोटी लड़की और भी आई होती है। तभी बटलर उस यंग मास्टर से कहने लगता है यंग मास्टर आप ना यंग लेडी को यहाँ पर इधर उधर घुमाने में लगे हुए हैं, अगर हमारी यंग लेडी को कुछ हो गया यहाँ पर तुम्हें पता भी है इसका क्या नतीजा निकलेगा यंग मास्टर। और वो वापस से उसको चाबुक से मारने लगता है और कहने लगता है कि मैं यंग मास्टर को तो सबक नहीं सिखा सकता, लेकिन इन तुच्छ सी लड़कियों को जरूर सबक सिखा सकता हूँ जो कि यंग मास्टर के लिए खड़ी होती हैं। तभी एक छोटी सी लड़की होती है, वो यंग मास्टर जाने के लिए फैंस यहाँ से कहने लगती है ब्रदर मुझे इस मैटर को संभालने दो, ये बटलर एक नंबर का बेकार इंसान है तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। और इस लड़की का नाम फैन रूओ रूओ होता है, इसको डबल टाइम रूओ रूओ ना कहते हुए फैन रूओ ही कहेंगे। इसका नाम जियान है, उस लड़की का नाम रूओ है, उसका नाम सिसी है, समझ गए ना। तभी जो जियान होता है वो रूओ से कहने लगता है कि मैं तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन बटलर तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो लड़कियों को पीटना चालू कर देता है और सिसी को भी हटके खंडर से मारता है और कहने लगता है कर तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से मना करने की। और तभी जियान उस बटलर की तरफ से गुजरता है, लेकिन बटलर तो कतई इतने तो गुस्से में होता है कि वो उस यंग मास्टर की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता है और मारते हुए उससे पूछने लगता है क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है जिसके कारण तुम्हें मार पड़ रही है। तभी वहाँ पर जो जियान होता है वो बटलर को जोर से चिल्लाकर बुलाता है हे बटलर। और तभी जियान एक टेबल पर चढ़ जाता है और उसे अपनी तरफ बुलाते उससे क्या लगता है कि तुम मेरे पास आओ जरा इधर पर बटलर। और बटलर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तभी जियान होता है वो अपना हाथ उसकी कनपट्टी पर रखता है और उसे क्या लगता है जरा और थोड़ा नजदीक आना, लेकिन बटलर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहाँ पर बटलर के दोनों की कनपट्टी ऊपर अपना हाथ रखता है और एंगल बनाता है और एंगल बनाते हुए अपने एक हाथ को जोर से पीछे लेता है और उसके बालों को पकड़ता है और एक जोरदार कनपट्टी में खींच के मारता है, जिसके कारण बटलर के दांत वहीं पर टूट जाता है। और एक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उसके हाथों में इतनी पावर होती है कि उस बटलर के 2-3 दांत तो झड़ जाते हैं वहीं पर उस बटलर की बैंड बज जाती है। ये बात अब आया ना मजा, और बटलर दूर जगह गिरता है और उसके कनपट्टी में एक जोरदार थप्पड़ मारने के बाद जियान कहने लगता है क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है या फिर और मार खाना चाहोगे मुझसे। और तभी बटलर मार खाने के बाद कहने लगता है जरा इस बच्चे को देखो तो जगह इतनी ज्यादा जवानी में भी इतना ज्यादा क्रूर बंदा है ये, मैं ओल्ड लेडी को इस घर के हेड के इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और वहां से रोते हुए भाग जाता है। तभी नेक्स्ट में मत दिखाया जाता है जो कि जो बटलर होता है वो ओल्ड लेडी से शिकायत करने में लगा हुआ था कि यंग मास्टर ने मुझे बुरी तरीके से पीटा है, जरा देखो तो जरा। और कहने लगता है ये बिल्कुल सही बात है। तभी जियान चिल्लाते हुए उस ग्रैंडमा से कहने लगता है ग्रैंडमा जरा देखो तो जगह, इस बटलर ने खुद ही कहा था कि मैंने इसे जो पीटा है वो बिल्कुल सही किया है मैंने इसे पीट कर। और ग्रैंडमा भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। तब जो रूह होती है वो ग्रैंडमा से कहने लगती है कि ये बटलर की गलती है, ये बटलर ही हमारे एल्डर ब्रदर के कोर्टयार्ड में जो लड़कियां हैं आई मीन जो मेड हैं वो काम करती है, वो बिना मतलब के उन्हें पीटने में लगा था। तभी ग्रैंडमा उससे बोलने लगती है कि जो यंग मास्टर के कोर्टयार्ड में जो लड़की काम करती है मेड के तौर पर उसको बदल दो। तभी जो जियान होता है वो उससे क्या लगता है ग्रैंडमा ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जो मेरा यार्ड है मैं उसे खाली और शांत भरा ज्यादा अच्छा पसंद करता हूँ। तभी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है अच्छा ठीक है तो उसे वहां से हटा दो। और तभी जियान उसको उंगली दिखाते हुए अंगूठा मतलब डांड वाला अंगूठा दिखाते हुए उससे कहने लगता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम मेरे कोर्टयार्ड में लोगों को किस तरीके से बुली करते हो। और बटलर काफी तो गुस्सा हो रहा था, लेकिन ग्रैंडमा बिल्कुल शांत होती है और अपने चाय कप को उठाती है और उससे कहती है और जियान और रूहो को बताती है कि एक बार तुम लोग डिनर खत्म कर लो तो जो कैरेज यहाँ पर आया हुआ है वो रूहो को कैपिटल में वापस ले जाएगा। ये सुनने के बाद रूहो को तो शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है ग्रैंडमा, लेकिन ग्रैंडमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उससे कहने लगती है ये बात पहले से तय हो चुकी है, अब तुम्हें जाना होगा रूहो। और रूहो ये बात जानकर कतई उदास हो जाती है और बटलर ये जानकर हंसने लगता है बहुत ज्यादा, ये सब देख रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है वो अपने कोर्टयार्ड में पहुंच जाता है। तभी जो सीसी लड़की होती है जो आई मीन जो मेड होती है वो उसका इंतजार करती है और उससे कहने लगती है यंग मास्टर आप वापस आ गए।
तभी जियान सीसी से पूछने में लगा हुआ होता है, क्या तुम्हें तुम्हारे घर पर वापस नहीं भेज दिया गया था? तभी वहाँ पर सीसी एकदम प्यारा सा क्यूट सा चेहरा बनाती है, भाई साहब कितनी औसम लग रही है भाई, इतना क्यूट कैसे बना दिया इसको। अगर ये क्यूट लग रही है ना तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तभी सीसी उसे बताती है कि मुझे इस दुनिया में कहीं पर जाने के लिए ना कोई ठिकाना है, ना ही मेरा कोई घर है, और वो वहाँ पर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि मुझे मेरे घर वालों के द्वारा एक सर्वेंट गर्ल के तौर पर इस मैंशन को बेच दिया गया था, जिसके कारण जो मेरे पेरेंट्स है वो मुझे और नहीं चाहते, और वो जोरों जोरों से रोना चालू कर देती है। ये बात सुनने के बाद जो जियान है उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उससे जियान कहने लगता है, अच्छा तो तुम बिल्कुल मेरी ही तरह हो। तभी सीसी उसे पूछ लगती है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है यंग मास्टर? तभी जियान उससे कहने लगता है कि मेरे भी कोई पेरेंट्स नहीं है और तुम्हारे भी कोई पेरेंट्स नहीं है, इसका मतलब हम दोनों एक जैसे ही हुए। तभी सीसी उससे कहने लगती है, लेकिन यंग मास्टर जो फादर है वो इस वक्त कैपिटल में रहते हैं, तो कैसे हुआ? तभी जियान अंदर घुसता है और अपने कमरे में जाते हुए उससे कहने लगता है, मेरे फादर होना या ना होना एक ही बात है। हाँ, एक बात और मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे कोर्टयार्ड में यानी कि मेरे घर में यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने दिमागी तौर पर तैयार रहना होगा ताकि तुम उस जुओ बटलर जुओ से वापस से बुली हो सको उस बात के लिए। और जैसे ही उसे परमिशन मिलती है तो इसके दिल के तार खुल जाते हैं भाई सीसी के। भाई साहब कितना भाई क्या दिखाना चाहते हो उस लोली को? तुम कहीं बवाल बनाना चाहते हो, हमारे व्यूअर्स का दिमाग खराब करना चाहते हो? और तभी सीसी मन में सोचने कहने लगती है, सीसी रेडी है। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जो जियान है वो अपने बेड पर लेटकर आराम करने में लगा हुआ होता है और वो मन में सोचने में लगा होता है, अगर का जो कैपिटल है वो किस तरह की जगह होगी। अगर रो कैपिटल में चली गई तो मैं ये उस बात को लेकर काफी ज्यादा इच्छुक हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह का खाना खाएगी वहाँ जाकर। खैर जो भी हो, यहाँ के जो खाना है दुंजियों का उससे तो ज्यादा बेटर ही होगा वहाँ का खाना। और अचानक से वो महसूस करता है कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और बोलता है, खैर इस बारे में भूल जाओ। तभी उसे कोई ऊपर से देखने में लगा हुआ होता है और पता चलता है कि उसके कमरे के ऊपर एक परछाई दिखाई जाती है काली सी, जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी होती है। अंधेरी रात में चांद की उजालों में जियान को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और उसकी आंख खुली की खुली होती है, पता नहीं क्यों, और वो कह रहा होता है मुझे नींद नहीं आ रही होती है। तभी उसकी तकिए के नीचे एक बुक रखी होती है, उस बुक को निकालता है और हमें पता चलता है कि ये एक येलो कलर की बुक है, लेकिन इसका कोई टाइटल नहीं बना हुआ है। और वो उसको निकालने के बाद अपने मन में सोचते कहने लगता है कि ये जो बुक है मुझे उस अंधे आदमी के द्वारा दिया गया था, जिसका नाम वूजैन है, वूजू है, जब मैं छोटा बच्चा था तब। और बताता है मन में सोचते हुए कहता है कि जबकि मैंने अपने पुरानी जिंदगी में यानी कि इससे पहली वाली लाइफ में कई सारे मार्शल आर्टिस्ट के ड्रामास देखे हुए हैं, तो मैंने इस बुक को तुरंत पहचान लिया और मैंने पहचान लिया कि ये एक जेन्युइन क्यू कल्टीवेशन मेथड है। और वो उसको देखकर कभी तो खुश होने में लगा होता है। भले ही ये जो नेमलेस कल्टीवेशन मेथड है वो एक नंबर के यूजलेस है मेरे लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी एकदम अपनी इच्छाओं को दबा नहीं सकता और मैं इसे प्रैक्टिस करते हुए आ रहा हूँ जब से मैं 1 साल का था तब से। तभी अचानक से हमें बाहर का मौसम दिखाया जाता है, वहाँ पर जोरों जोरों से बिजली कड़क रही होती है और कोई उसको घूरने में लगा होता है पीछे से। और भाई इतनी डरावनी परछाई दिखाई जा रही है पीछे से कि भाई एक पल को तो मैं भी डर गया था। और जियान तो अपनी बुक्स पढ़ने में लगा होता है, तभी अचानक से उसके पीछे से वो बंदा आ जाता है और जियान को ये बात महसूस हो जाती है कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये देखकर वो डर जाता है अचानक से, और एक बंदा चाकू लेकर उसके पीछे खड़ा हुआ है और वो उसके पीछे आकर उसे पूछने लगता है, क्या तुम्हारा नाम ही फैन जियान है? और जियान उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, लेकिन अचानक से वो उस बंदे पर बुड्ढे पर कूद पड़ता है और कहने लगता है, फादर आखिरकार तुम वापस आ ही गए। और हमें इस बुड्ढे को बताया जाता है इसका नाम फे जिए है। ये जानने के बाद वो टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम मुझे अपना फादर क्यों कह रहे हो? और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। लेकिन जियान उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और उसके हाथों से चिपकते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं तुम ही मेरे फादर हो। और वो इतनी ज्यादा जोरों से चिपक जाता है कि जब वह छूटता है तो उसके कपड़े फट जाते हैं फेंजिए के। ये देखकर वो कभी सरप्राइज होता है और जियान वहाँ पर जोर से नीचे गिरता है जमीन पर। और वो जियान होता है वो अपने फादर से माफी मांगता है और उससे कहने लगता है, मुझे माफ कर देना। तभी फेंजिया उससे कहने लगता है, मैं तुमसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। तभी जो फेंजियर होता है वो एक पॉट लेकर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, आप बैठ जाइए यहाँ पर फादर, मुझे आपके लिए टी सर्व करने दीजिए ताकि आप शांत हो जाएं। तभी जो फेंजिए होता है वो उससे कहने लगता है, मैं तुमसे आखिरी बार ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। लेकिन जो जियान होता है वो क्यूट सा चेहरा बनाने लगता है और रोने लगता है वहाँ पर अपनी क्यूट सी आंखें दिखाते हुए। और इस बात को फेंजिए बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है और फेंजिए उससे पूछने लगता है, आखिरकार ये टी किसने बनाई है? तभी जियान उससे कहने लगता है कि मेरी मदर ने। तभी फेंजिए उससे कहने लगता है, तुम मुझसे बकवास करना बंद करो, तुम्हारी मदर ऑलरेडी मारी जा चुकी है जब तुम पैदा हुए थे। तभी जियान उससे कहने लगता है, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तभी फेंजिए उससे कहने लगता है, तुम मुझसे बकवास करना बंद करो। और चाय वाय पीने के बाद जो फेंजिए होता है वो मन में सोचते कहने लगता है, अगर अभी के बारे में सोचा जाए तो मेरे जो कपड़े हैं वो हाई क्वालिटी के बने हुए हैं, यहाँ तक कि कोई नाइफ भी मेरे कपड़ों को नहीं काट सकता इतनी आसानी से। लेकिन इस बच्चे को देखो तो दरअसल ये सिर्फ 4 साल का है, लेकिन इसने मेरे कपड़ों को बुरी तरीके से फाड़ दिया, चीर दिया और फेंक दिया।
तभी अचानक से जियान जो होता है वो चिल्ला पड़ता है और उससे कहने लगता है, मदर तुम यहाँ पर आ गई हो। तभी फेंजी उससे कहने लगता है उस तरफ मुड़कर देखते हुए, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारी मदर तो माई जा चुकी है, ये यहाँ पर कैसे हो सकती है। और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता और पीछे से हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है वो एक बड़े अपनी तकिया को लेकर जोर से आता है और उस पर अटैक करने लगता है फेंजिन पर। उसके बाद इसको देखने के बाद जो फेंजिन होता है उससे कहने लगता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी यह इम्पॉसिबल है। और तभी उसके सर पर उस तकिए से वह बाहर कर देता है, जैसे कारण जो फेंजिन के सर पर चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है और गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके सर पर काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन जियान यहाँ पर नहीं रुकने वाला और वो अपनी तकिए को, पत्थर की बनी होती है इनकी तकिया, समझ के जेड़ की बनी होती है जेड़ की, और वो उस तकिए को एक और बार उसके सर पर दे मारता है, जिससे कारण फेंजी की तो लंका लग जाती है उसके सर की और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसकी आत्मा स्वर्ग बन जाती है, ऐसा लग रहा होता है। तभी जियान अपने आप को देखकर कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है, जरा देखो तो जरा इस असासिन को, मैंने अपनी सारी की सारी ताकत लगा दी ताकि मैं उसके हाथों को पकड़ सकूं और उसे रिस्ट्रेन कर सकूं ताकि वो मुझ पर अटैक कर सके। लेकिन किसने ये सोचा था कि मैं सिर्फ उसके कपड़ों को ही फाड़ पाऊंगा। और जरा देखो तो जरा कहीं ये मर तो नहीं गया। और जब भी उसकी सांसों को चेक करता है, चेक करने के बाद मन में सोचते क्या लगता है, मैंने अपनी सारी की सारी पावर इस्तेमाल कर दी है इस पर अटैक करने के लिए, वो भी 2 बार, लेकिन ये अभी भी जिंदा है और सांसें लेने में लगा हुआ है। मुझे इस बात का डर है, अगर ये जाग गया तो वो मुझे जरूर मार देगा। और अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे यहाँ पर साइलेंस कर देना चाहिए और यहीं पर उसे टपका देना चाहिए। और तभी वो उस फेंजिए की नाइफ निकालकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं उस पर अटैक करते हुए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है वो जियान अंकल जुओ की शॉप पर पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है, जल्दी से खोलो इस दरवाजे को, जल्दी से खोलो। और हमें वो जो को दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा होता है कि जो दुकान है, जो शॉप है वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, अगर तुम यहाँ पर कुछ खरीदना चाहते हो तो तुम कल वापस आना। तभी जो जियान होता है वो उससे कहने लगता है, अंकल जुओ एक असासिन मुझे मारना चाहता है यहाँ पर। तभी वो जो उससे कहने लगता है, क्या मुझे गार्ड को रिपोर्ट कर देना चाहिए इसके बारे में। तभी जो जुओ होता है वो उससे कहने लगता है, तुम इसे गार्ड्स के बारे में रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, मुझे लगता है कि मैंने उस असासिन को मार दिया है वहाँ पर। ये बात सुनने के बाद जुओ उससे कहने लगता है, जरा देखो तो जरा हमारे यंग मास्टर फैन है, वो इतनी ज्यादा बकवास करने में लगे हुए यहाँ पर। ये बात सुनने के बाद जो जियान होता है वो उससे कहने लगता है, अंकल जुओ इस तरीके से एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। इस समय पर जो सिचुएशन है वो काफी अर्जेंट है, तो आपको मेरी बात सुननी होगी। और कहने लगता है कि ये बिल्कुल सही समय नहीं है कि आप इस तरीके से प्रिटेंड करें कि हम एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। आप इस शॉप में कई सालों से छुपकर रहते हुए आ रहे हो और मुझसे कई सालों से दूर रह रहे हो, लेकिन इस समय पर बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई है मेरे लिए। अंकल वूजू आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। और तभी जो अंकल वूजू होते हैं वो उसका अपनी शॉप का दरवाजा खोलते हैं। तभी वूजू बाहर निकलता है और उस यंग मास्टर से कहने लगता है, यंग मास्टर मुझे पता है कि आपने मुझे बहुत ज्यादा अमेज कर दिया और बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया है। वो इतना कह ही रहा होता है तो जो जियान होता है वो उसका हाथ पकड़ कर उसे खींचकर कहीं ले जाने लगता है जोरों जोरों से, और उससे कहने लगता है, तो मैं यहाँ पर इस तरह की बकवास करने की जरूरत नहीं है, आप जल्दी से मेरे साथ आइए, पहले मैं आपको खुद दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सीन हो रखा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो वूजू होता है वो फैन जियान की फैन जिए की नर्स को चेक करने में लगा हुआ था, कहीं ये मर तो नहीं गया, और उससे कहने लगता है कि ये अभी मरा नहीं है। तभी जिया जी सुनने की बात का शौक होता है और कहने लगता है, जियान क्या मैंने इसे 2 बार इसके सर पर मारा था लेकिन ये अभी भी मरा नहीं है। तभी जो अंकल वूजू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, तो मैं सच सच बताऊं जियान, ये बंदा तभी इतना कह ही रहा होता है। तभी फैन जिए को होश आने लगता है और जैसे ही उस बंदे को होश आता है तो जियान कभी एकदम से बहुत सरप्राइज होता है और वो वापस से उस टेबल से उस चेयर से उसके सर पर एक और बार दे मारता है, जिसके कारण वो फिर से बेहोश हो जाता है। और तभी अंकल वूजू उसे बताते हैं कि जो तुम्हारा ये बंदा है ना वो तुम्हारे फादर का आदमी है और ये 3rd ब्यूरो ओवरवॉच काउंसिल से आया हुआ है। ये जानने के बाद जियान कहीं सरप्राइज हो जाता है और इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उस टेबल को वहीं पर छोड़ जाता है और सरप्राइज होते हुए उससे क्या लगता है, आखिरकार तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया इसे मारने से पहले। तभी मुझे उससे क्या लगता है, लेकिन तुमने मुझसे पूछा भी नहीं था। और भाई जब यहाँ पर फैन जी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। इसको देखकर जियान कहने लगता है, इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसकी हालत तो लग गई, भाई लंका लग गई इसकी तो। तभी वूजू होता है वो उसके बारे में बताता है और उससे क्या लगता है, इसका नाम है वो मास्टर फेई जी है और ये इस दुनिया में टॉप 3 पर आता है, जो कि पॉइजन इस्तेमाल करने में मास्टरी हासिल कर रखी है जिसने। ये किसी भी पॉइजन को अडेप्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इसको सुनने के बाद जिया इसे देखकर कहने लगता है, ये तो कितने ज्यादा पावरफुल मास्टर है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुझ पर किसी भी बात की गरेज ना बना कर रखे और मुझसे बदला लेने की कोशिश ना करे। और तभी फिर चाकू निकालकर अंकल वूजू से कहने लगता है, ये अंकल वूजू क्या हमें इसे साइलेंस कर देना चाहिए। तभी वूजू उससे कहने लगता है, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्रूल हो, इतने ज्यादा छोटे हो लेकिन तुम इतने ज्यादा क्रूल, मुझे नहीं पता आखिरकार तुम्हें इसके बारे में किसने सिखाया है। तभी जो जियान होता है वो उससे क्या लगता है, अगर हम इसे यहाँ पर मार देते हैं तो इस दुनिया में कोई भी इस बारे में नहीं जान पाएगा कि किसको किसने मारा है, मेरे अंकल और उसके न्यूफ्यू के अलावा। तभी जो अंकल वूजू होते हैं वो जियान से कहने लगते हैं, मुझे नहीं पता, भले ही ये तुम्हारे फादर का बंदा है लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई कि यहाँ पर ये बंदा क्या करने में लगा हुआ है और यहाँ पर आने का इसका पर्पस क्या है। और तभी दिखाया जाता है कि फेजिए को थोड़ा थोड़ा करके होश आता है, उसके सर में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और अपने सर को
पकड़ के बोलने लगता है, मेरा सर काफी ज्यादा दुख रहा है। तभी जैसे ही उठता है तो सामने देखता है तो जिये होता है, वो जो जियान होता है वो अपने हाथों में एक नाइफ को पकड़ा हुआ होता है और दोनों के दोनों उसकी तरफ देखते हैं और वूजू भी उसके सामने खड़ा है और जियान होता है वो उस नाइफ को अपने पीछे छुपा लेता है डर के मारे। और जब फेंजी के होश आता है वो अपने सर पर पट्टी बांध लेता है और उन लोगों से पूछने लगता है, आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था, मुझे क्या हुआ, मेरे सर पर चोट कैसे आई। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि क्यूट सा चेहरा बना रहा होता है, उसके सामने बैठकर उसे बताने लगता है कि जब आपने मेरे हाथों से दी गई द्वारा मतलब मेरे हाथों से दी गई चाय को पिया था, तब आपने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो जिसके कारण आपका पैर फिसल गया और आप वहां पर गिर गए और आप वहीं पर सो गए उसी वक्त। तभी फेजी उससे पूछने लगता है, लेकिन ऐसी बात है तो मेरे सर में से खून क्यों निकल रहा है। तभी जियान उससे कहने लगता है, जब तुम गिरे थे तब तुमने एक टेबल को हिट कर दिया था अपने सर से। और जिया उसके बाद ये बात सुनते ही उससे कहने लगता है, तो इसका मतलब यही नहीं हुआ कि तुमने मेरे सर पर चोट पहुंचाई है ना, कहीं तुमने मेरे सर पर वार तो नहीं किया था किसी चीज से। तभी जियान उससे कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जरा देखो तो जरा, मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ और मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा। तभी जो फेजी होता है वो उससे कहने लगता है, अगर ऐसी बात है मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके पास आकर उसे देखने लगता है, घूरने लगता है और जियान ये देखकर कहीं डर जाता है और पसीने पसीने होने लगता है वह। और तभी जो वूजू से कहने लगता है, ये बंदा वह था, इन्होंने मारा है तुमको तुम्हारे सर पर, और सारा का सारा इल्जाम वूजू पर रख देता है और वूजू वहाँ पर शांति से खड़ा होता है। और तभी जियो से पूछ लगता है, अच्छा तो अब समझ में आया, तो ये मास्टर वू थे, यह मेरी गलती थी कि मैं चुपके से इस घर में आने की कोशिश करने में लगा हुआ था, लेकिन जरा देखो तो जरा जो टैलेंटेड मास्टर वू है उन्होंने मेरे सर पर कितनी गहरी चोट पहुंचा दी है। तभी जो वूजू होता है वो उससे कहने लगता है कि ये जिसने तुम्हारे सर पर चोट पहुंचाई वो मैं नहीं था, इस छोटे बच्चे ने तुम्हारे सर पर चोट पहुंचाई है और बुरी तरीके से तुम्हारी सर की हालत ये की है, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि मैं 3 बार। और ये बात जब फेजी को पता चलती है तो उसकी आंखें कतई गुस्से से भर जाती हैं और जियान के पसीने पसीने छूट जाते हैं। तभी जो जियो होता है वो उससे पूछ लगता है, सीरियसली मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ के इस दुनिया के 5th मास्टर वह भी इस दानजुओं में होंगे, लेकिन ये बात तो वाकई में एक नंबर की अमेजिंग बात है। इन्हें कम से कम इतने ज्यादा साल गुजर चुके हैं, इतना ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन इस वर्ल्ड के जो 5 मास्टर्स हैं वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं हुए हैं और वो बिल्कुल जैसा दिख रहे थे पहले वैसे ही अभी भी दिख रहे हैं। तभी वूजू उससे पूछ लगता है, अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्यों आए हो यहाँ पर। तभी जो फेजी होता है वो उसे बताता है कि जो हमारे लॉर्ड उन्होंने मुझे काफी तो पैसे दिए हुए हैं और मुझे हायर किया है ताकि मैं फेंजियान के मास्टर बन सकूं यहाँ पर और उसे ट्रेन कर सकूं। ये बात सुनने के बाद वो कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा हुआ है। तभी वूजी उससे कह लगता है, तुम्हारे और तुम्हारे फादर के बीच के मतलब मेरे और तुम्हारे मास्टर है उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके अनुसार ऐसा कुछ भी उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा था। तभी फेजी उससे कह लगता है कि जो हमारे यंग मास्टर है एक ना एक दिन वो जरूर बड़े होंगे और अगर वो कैपिटल में गए तो उन्हें कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा उस समय पर, और जी इनके लिए ज्यादा बेटर होगा कि जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी इस सब की तैयारी करने उसे निपटने के लिए और उसका सामना करने के लिए, और उतना ही ज्यादा उसके पास चांसेस होंगे सर्वाइव करने का। लेकिन अगर आप इस बात को ऑब्जेक्ट करते हो और मना करते हो तो मैं वापस से कैपिटल में लौट जाता हूँ। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ जो हमारे लॉर्ड है वो तुम्हारी कंप्लेंट्स को सीरियसली ट्रीट करेंगे। तभी मुझे उससे कहने लगता है, मुझे लगा था कि जो क्रिपल बंदा है, जो लंगड़ा लूड़ा बंदा है, उसने तुम्हें यहाँ पर इससे ज्यादा काम के लिए भेजा हुआ है, ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं है। तभी फेजी उसकी तरफ घूरने लगता है और तभी फेजी उससे कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हमारे मास्टर है उन्होंने उस बॉक्स को बिल्कुल भी नहीं ढूंढा है जो कि हमारी लेडी पीछे छोड़ के गई थी उस समय पर। तो इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है कि किसी बुरे आदमी ने उस बॉक्स को ले तो नहीं लिया है और उसे ढूंढ तो नहीं लिया। तो उन्होंने पूछा है कि आप इस बात को लेकर कुछ जवाब दें और कुछ एडवाइस दें मास्टर वू। तभी वूजी उसे बताने लगता है, तुम्हें इसके बारे में तो सोचने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब लेडी मारी गई थी उसी समय उन्होंने उस बॉक्स को तबाह कर दिया था। तभी फेजी इस बात पर विश्वास कर लेता है और उससे क्या लगता है, ये तो कतई अच्छी बात हुई। तभी जो फेजी होता है वो उससे पूछ लगता है, हमारे यंग मास्टर के साथ कुछ ना कुछ तो परेशानी है, जरा इसे देखो तो जरा, सिर्फ 4 साल का इस समय पर, लेकिन तुमने इसे फिर भी पावरफुल जेंगी टेक्निक का सिखा दिया इसे मेथड, क्या तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं हो कि इसके साथ बुरा हो सकता है। तभी जो वूजू होता है वो फेजी से कहने लगता है, सबसे ज्यादा और बात तो ये है कि मैंने कभी भी इसको जेंगी के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया हुआ है, ये तुम्हारा काम होगा आखिरकार इसे सिखाने का सब कुछ। ये बात सुनकर वो भी कतई सरप्राइज हो जाता फेजिए और वो जियान को देखते हुए कह लगता है, आखिरकार मुझे अजीब सा क्यों महसूस होने में लगा हुआ है इसको देखने के बाद। और इसी तरीके से फिर नाइट गुजर जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस ग्रांड को दिखाया जाता है जो कि फेजिए से पूछने में लगी हुई होती है कि आखिरकार तुम्हारे सर को क्या हुआ, तुम्हारे सर में इस तरह की चोट कैसे लगी। तभी फेजिए उस ग्रांड को बताता है कि मुझे हमारे लॉर्ड ने यहाँ पर भेजा हुआ है ताकि मैं यंग मास्टर का टीचर बन सकूं, लेकिन रास्ते में मैं किसी गैंगस्टर से मिल गया और उन्होंने मुझ पर उस वक्त अटैक कर दिया था, इसी कारण से मेरे सर पर चोट लग गई है। तभी ग्रैंडमा ये बात सुनने के बाद कहने लगती है, जरा उस आदमी को देखो तो जरा, वह कितना ज्यादा बुरा व्यक्ति था, क्या वह पकड़ा गया। तभी फेजी उसे कहने लगता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है ओल्ड लेडी, हमने उसे पहले ही पकड़ लिया है। भले ही जो हमारा दुश्मन था वो बहुत ज्यादा कनिंग था, बहुत ज्यादा होशियार था और बहुत ज्यादा चालाक था,
लेकिन उसे सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होता है। और वो ये कहते हुए जियान की तरफ देखने में लगा हुआ है। तभी नेक्स्ट सीन में वो बातचीत करके वहाँ पर निकल जाते हैं और वह जियान के कोर्टयार्ड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जो मेड्स होती हैं वो ये देखकर आपस में बात करने में लगी होती हैं और एक मेड उसमें से कह रही होती है, जरा इस बंदे को देखो तो जरा, ये हमारी फैमिली में नया गेस्ट आया हुआ है। तभी दूसरी मेड कहने लगती है, इस बंदे को देखो तो जरा, जिसके सर पर पट्टियां बंधी हुई है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये ओल्ड रास्कल है। और तो और जो हमारी ओल्ड लेडी है उन्होंने खुद जाकर पर्सनली इससे मिलकर आई है और तब जाकर हमें पता चला कि हमारे ये नए मतलब एड्रोबली यंग मास्टर के नए टीचर है ये। तभी अंदर जाते हैं दोनों के दोनों अंदर घुस जाते हैं तो जियान होता है वो फैन जिया के कंधे दबाने लगता है और उसे क्या लगता है, ये टीचर जो हमारे साथ कल रात को हुआ था, मैंने तुम्हारे साथ किया था, उस बात को लेकर आप बुरा तो नहीं मानेंगे और उस बात को लेकर ब्लेम तो नहीं करोगे। जैसा कि आप समझ सकते हो कि आपने सबसे पहली बात तो ये आपकी गलती थी कि आप मेरे रूम में अचानक चुपके से घुसने की कोशिश की थी, वो भी रात के समय में। तो मैं इस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था और मैं बहुत ज्यादा छोटा बच्चा भी तो हूँ। वैसे एक बात बताइए टीचर, आखिरकार आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? और तभी जो टीचर का चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा डरावना होता है जिए का, और वो उससे क्या लगता है, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से पॉइजन से मारा जाता है इंसानों को, दूसरे बंदे को, और तो और किस तरीके से पॉइजन से बचा जाता है खुद को। ये बात सुनने के बाद वो कहीं एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाने पड़ता है, वाह ये तो काफी तो औसम बात है। ये बात देखकर जो फिर जिया होता है वो कहीं सरप्राइज हो जाता है और तभी जियान होता है वो उससे क्या लगता है, तो आखिरकार हम किस चीज का इंतजार करने में लगे हुए हैं, हमें यहाँ से चल जाना चाहिए, अभी के अभी तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या मैं आप सभी के लिए कोई 2 वगैरह एक्सपेरिमेंट चूहे ढूंढ कर लाऊं क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए? ये बात जब इस तरीके से देखता है जियान को तो ये जियो होता है वो सरप्राइज होता है और मन में सोचते क्या लगता है, क्या ये सच में सिर्फ 4 साल का लड़का है क्या ये बच्चा? और इसी तरीके से रात गुजर जाती है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। जो जिया होता है वो जियान को एक कब्र के पास लेकर आता है और उससे क्या लगता है ये एक कब्र है। तभी जियान कहता है मैं बता सकता हूँ देख कर ही, और जियो उससे कहने लगता है कि जल्दी से एक कब्र को ढूंढो और उसे खोदना चालू करो। और जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है तो जियान होता है वो उस कब्र के कतई मजे लेने लगता है और कहने लगता है मैं इस वाली कब्र को खोदना चाहूंगा, और उसे देखकर उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। तभी जियान फिर से मासूम का चेहरा बनाने की कोशिश करता है और उससे क्या लगता है, मास्टर मैं तो बस एक छोटा सा बच्चा हूँ, क्यों ना आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें यहाँ पर। और तभी वो एक शावल उसे देता है और उससे क्या लगता है तुम खुद अकेले खोदोगे इसको, और तभी वो वहाँ पर खोदना चालू कर देता है और जिया वहाँ पर आराम से अपना पौआ पीने लगता है। और खोदते खोदते आखिरकार उसने कॉफिन को निकाल ही लिया है और उसे पूछ लगता है क्या हमें नेक्स्ट इस कॉफिन को खोलना है। तभी जियो उसके पास आता है और उससे क्या लगता है, जनाब 1 मिनट को यहाँ पर, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाकर आया हुआ हूँ? तभी जियान उससे कहने लगता है हाँ मुझे पता हुआ है, तुम यहाँ पर डेड बॉडीज को ऑटोसॉपी करने के लिए आए हो ताकि मैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ सकूं। आखिरकार यही तो हमारा पहला स्टेप होता है सही से सीखने के लिए पॉइजन के बारे में। ये बात सुनने के बाद ये भी कितनी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार इसको इतना सब कुछ कैसे पता हुआ है। और एकदम से सरप्राइज होते हैं उससे पूछ लगता है क्या तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? और उससे कोई लगता है अच्छा ठीक है चलो ओपन करते हैं, लेकिन जिये कोई डरने वाला बंदा है तो नहीं है जियान। और तभी वो एक फिस्ट मारता है उस कॉफिन में, वो कॉफिन वहीं पर चूर चूर हो जाता है। ये देखकर जो जिये होता है वो कतई शॉक हो जाता है और सरप्राइज हो जाता है। तभी जियान उससे पूछने लगता है टीचर क्या अभी आपने कुछ मुझसे कहा? तभी टीचर उससे क्या लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और वो एक चाकू देते उससे पूछने लगता है और कहने लगता है अब जल्दी से जाओ इस डेड बॉडी को काटो और पता लगाओ कि आखिरकार इसकी मौत का कारण क्या है। और वो चाकू जियान को दे देता है और जियान को चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आ रहे होते हैं। और वो जब उस डेड बॉडी को घूरता है ये देखकर उसके मास्टर उसे चिढ़ाने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं क्या तुम डर रहे हो? क्या हुआ तुम्हारी फट गई क्या इसको देखकर? और मन में सोचते क्या लगता है सीधी सी बात है अभी ये बहुत ज्यादा डर गया होगा कि एक बच्चा जो ठहरा। तभी जो जियान होता है वो उससे क्या लगता है क्या मैं डर गया? ऐसा इम्पॉसिबल है। बस ये बात है मैं तुमसे ये कहना चाहता कि ये इस तरह पर काफी ज्यादा जम्स है और बहुत ज्यादा कीटाणु है, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत है। सबसे पहले तो सही कहा ना, हमें प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात सुनने के बाद उसका टीचर भी कतई शॉक हो जाता है और कहने लगता है आखिर ये जम्स क्या होता है। तभी जियान उसे एक्सप्लेन करता है और उससे क्या लगता है मेरा कहने का मतलब है कि वो गंदगी क्या तुम्हारे पास किसी ग्लोव वगैरह कुछ है क्या हाथों पर पहनने के लिए? तभी जियो उससे क्या लगता है जब हम ऑटोसॉपी करते हैं तो बहुत ज्यादा डेलिकेट जॉब होती है, तो आखिरकार हम वॉलेटेड ग्लोव्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तभी जियान उसे एक्सप्लेन करता है और उससे बताने लगता है कि मैं उन ग्लोव्स की बात करने में लगा हूँ जो कि बहुत ज्यादा पतले होते हैं, जो कि तुम्हारे हाथों में पहनने के बाद तुम्हारे हाथों से चिपक जाता है। तभी जियो उससे क्या लगता है मैंने इसके बारे में कभी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सुना अपनी पूरी लाइफ में। एक बार तुम अपनी नाइफ का इस्तेमाल करो तो बाद में अपने हाथों को धो सकते हो पानी से तुम। ये बात सुनने के बाद जिया कतई अपने सर पर अपने हाथ को पटकता है और उससे क्या लगता है अरे यार अब इसका कुछ कर भी नहीं सकते, चलो कोई बात नहीं इसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे। और इस तरीके से वो उसके डेड बॉडी को खोदना चालू कर देता है और उसके ऑटोसॉपी करने लगता है। भाई पोस्टमार्टम करने में लगा यहाँ तो। और जो उसका मास्टर होता है वो आराम से पौआ पीने में लगा हुआ है और इसको इस तरीके से देखते हुए उसका जो मास्टर होता है वो उसे कहने लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो और तुम इस बात को भी गैस कर सकते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ, और तुम ये भी जानते हो कि तुम किस तरीके से पॉइजन इस्तेमाल करोगे बाद में, और तुम जानते हो कि मैं तुम्हें किस तरीके से सिखाने वाला हूँ पॉइजन इस्तेमाल करना। तभी जो जियान होता है वो उससे कहने लगता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई मुझे मारने की जरूर कोशिश करेगा, इसलिए तुम मुझे पॉइजन के बारे में सिखाना चाहते हो कि किस तरीके से मैं पॉइजन को अवॉइड कर सकता हूँ ताकि मैं मारा ना जाऊँ।
और जो जियो होता है वो उससे क्या लगता है, भले ही जो तुम्हारे अंकल वूजू है वो पॉइजन से इम्यून है, लेकिन वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जब तुम्हारे अंदर बॉडी के अंदर पॉइजन घुस जाएगा तब। तभी जो जियान होता है वो जियो से पूछ लगता है, अगर तुम अंकल वू की बात करने में लगी हुई हो तो तुम मुझे ये बताओ आखिरकार अंकल वू की आइडेंटिटी क्या है। तभी जो है उसके टीचर होता है वो उससे कहने लगता है, तो वो जो अंकल वूजू है तुम्हारे, वो तुम्हारे मदर के सर्वेंट थे और उस तुम्हारे अंकल वूजू की जो स्किल्स हैं वो इस दुनिया की 4 ग्रेट मास्टर के बराबर है। तभी जो जियान होता है वो उससे पूछ लगता है कि जो मेरी मदर थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। तभी बताता है जो टीचर होता है वो क्या लगता है, आखिरकार हाँ तुम्हारी बात ये बात तो सही है, तुम्हारी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा यूनिक थी। और जियान उससे पूछ लगता है, अगर ऐसी बात है तो मेरी मदर मरी कैसे। तभी वो उसे बताने लगता है, मुझे इस बात का डर है लेकिन मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता तुम्हें। आखिरकार तुम्हारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों हुआ अचानक से, लेकिन आखिरकार तुम्हारे इस चेहरे के साथ क्या हुआ। और तभी उसके चेहरे को कुछ होने लगता है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर उसे उल्टियाँ होने लगती है और जियान वहाँ पर पलटी कर देता है, उल्टियाँ आई मीन वॉमिट कर देता है। ये देखकर उसका टीचर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है, अच्छा तो आखिरकार यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको तुम बिल्कुल नहीं झेल पाते हो, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और जोरों जोरों से हंसने लगता है। इस तरीके से जियान जब अपने टीचर को देखता है और कहने लगता है, आखिरकार ये किस तरीके के टीचर है जो अपने स्टूडेंट को इस तरीके से देखकर हंसने लगा है। तभी टीचर से डराते हुए कहने लगता है भारी आवाज में, ये तो अभी शुरुआत है, असली पार्टी तो अब शुरू होने वाली है। और कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा कई सारे मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। और गाइस इसी बात के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप हमारा पार्ट आप सभी को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस जल्दी से हमारी इस वीडियो पर 1000 लाइक करवा दीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो पर जल्द से जल्द 1000 लाइक करवा देते हो तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। मतलब 1000 लाइक हो गए ना तो उसी वक्त मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर दूँगा। अगर आप कल ही करवा देते हो एक दिन के अंदर अंदर तो मैं एक दिन के अंदर ही आपको दूसरा चैप्टर मतलब दूसरा पार्ट लाकर डाल दूंगा। लेकिन अगर 1000 लाइक्स नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, पहले बता दे रहा हूँ। तो मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा मेन बात भाई सब्सक्राइब कर देना ताकि पता चल जाए आप सभी को नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और कमेंट करके जरूर बताना किस चीज़ को नेक्स्ट पार्ट चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, इस पार्ट में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।